हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक यूएस हेजिमनी। इससे पहले हमने हेजिमनी के बारे में पढ़ा था कि कुवैत जब इन्वेजन हुआ था तो अमेरिका ने किस तरह अपनी हेजिमनी को वर्ल्ड पर प्रूव किया था कि उन्होंने स्मार्ट बॉम्ब्स टेक्नोलॉजी और जो लाइव वीडियोज़ वगैरह दिखाए थे। तो इससे ये प्रूव हो गया था कि अमेरिका की जो हेजिमनी है वो पूरे विश्व में डोमिनेट करती है। आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो contents of this session, main points we will cover in this session are the Clinton years, Kosovo War, Operation Infinite Reach, 9/11 and the global war on terror, Operation Enduring Freedom, the Iraq invasion। सबसे पहले हम चलते हैं द क्लिंटन ईयर्स। तो ये जो बिल क्लिंटन थे ये 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे टिल 1993 से 2001 तक। तो डिस्पाइट winning the first Gulf War, George H.W. Bush lost the U.S. presidential elections of 1992 to William Jefferson Clinton of the Democratic Party। जब फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था उसमें हमारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? जॉर्ज H.W. बुश। तो वो जीतने के बावजूद भी जॉर्ज H.W. बुश थे वो 1992 में जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसके उम्मीदवार बिल क्लिंटन से हार गए थे। During the Clinton years, it often seemed that the U.S. had withdrawn into its internal affairs and was not fully engaged in world politics। हम इस जो क्लिंटन ईयर्स थे, जो ये 8 साल थे क्लिंटन युग के, उसमें देखते हैं कि अमेरिका ज़्यादा फोकस इंटरनल अफेयर्स पर करता है, न कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी या विश्व के बाहरी मुद्दे थे उन पर ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। In foreign policy, the Clinton government tended to focus on soft issues like democracy promotion, climate change, and world trade rather than on hard politics of military power and security। अब हम देखते हैं जो क्लिंटन की विदेश नीति थी उसमें हम देखते हैं कि क्लिंटन ने सैन्य शक्ति, सुरक्षा जो कि हार्ड पॉलिटिक्स में आती है उसकी बजाय उसने सॉफ्ट इश्यूज जैसे डेमोक्रेसी प्रमोशन, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, क्लाइमेट चेंज, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा था उस पर ध्यान देना और वर्ल्ड ट्रेड जो विश्व व्यापार था उस पर ध्यान देना, उन पर ज़्यादा उसने ध्यान दिया। लेकिन फिर भी हम क्लिंटन ईयर में 2 सैन्य कार्रवाइयाँ देखते हैं कि उन्होंने फिर सेना का इस्तेमाल किया था। तो 2 कौन कौन सी थी? तो पहले हमारे सामने आती है कोसोवो वार इन 1999 इन रेस्पॉन्स टू यूगोस्लावियन एक्शन अगेंस्ट द प्रीडोमिनेंशियली अल्बेनियन पॉपुलेशन इन द प्रोविंस ऑफ कोसोवो। अब कोसोवो जो कि यूगोस्लाविया का प्रांत था वहाँ पर अल्बेनियन जो लोग थे उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया था। तो यूगोस्लाविया ने उस आंदोलन को दबाने के लिए सैन्य कार्रवाई कोसोवो पर की थी। तो द एयर फोर्सेज ऑफ द नाटो कंट्रीज लेड बाय द यूएस बोम्बार्डेड टारगेट्स अराउंड यूगोस्लाविया फॉर वेल ओवर 2 months, forcing the downfall of the government of Slobodan Milosevic and the stationing of a NATO force in Kosovo। तो इसके जो कार्रवाई में नाटो फोर्सेज ने क्या किया था जो कि अमेरिकन नेतृत्व में थी, उन्होंने 2 महीने तक लगातार यूगोस्लाविया पर बमबारी की थी और इसका रिजल्ट क्या आया? नतीजा ये हुआ कि जो स्लोबोदान मिलोसेविक की जो सरकार थी वो गिर गई और वहाँ पर कोसोवो में नाटो फोर्स ने कब्जा कर लिया था। सेकंड जो हमारे सामने घटना आती है वो आती है इन रेस्पॉन्स टू बॉम्बिंग ऑफ द यूएस एम्बेसीज इन नैरोबी केन्या एंड दार इस्लाम तंजानिया इन 1998। हुआ ये था कि अमेरिका के जो 2 दूतावास थे नैरोबी केन्या में और दार इस्लाम तंजानिया में, वहाँ पर बमबारी हुई थी। उसके विरोध में अमेरिका ने क्लिंटन युग में दूसरी सैन्य कार्रवाई की थी। कब की थी? 1998 में। These bombings were attributed to Al-Qaeda, a terrorist organization strongly influenced by extremist Islamic ideas। ये जो बॉम्बिंग थी किसने की थी? ये की थी जो अतिवादी इस्लामी विचारधाराओं के एक संगठन था जिसका नाम था अल-कायदा, इसके पीछे उसका हाथ माना जाता है।
प्रेसिडेंट क्लिंटन ऑर्डर्ड ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, जो प्रेसिडेंट क्लिंटन थे उन्होंने ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच चलाने का आदेश दे दिया था। ए सीरीज ऑफ क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन अलकायदा टेररिस्ट टारगेट्स इन सूडान एंड अफ़गानिस्तान। इसमें क्या किया गया था कि ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच का मतलब ये है कि मतलब जहाँ पर भी अलकायदा के ये जो आतंकवादी संगठन के लोग हैं उनको पकड़ना। तो इसमें क्रूज मिसाइलों को जो आतंकवादी संगठन के जो टारगेट्स थे जैसे सूडान और अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर सैन्य कार्रवाई की गई थी। जैसे अलकायदा का जो ट्रेनिंग कैंप था अफ़गानिस्तान में, उसको पूरी तरह से उड़ा दिया गया था। फिर हम आगे चलते हैं। जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ था अमेरिका का 9/11। इस घटना को जो अमेरिका जब आज़ाद देश बना था 1776 में, उसके बाद में सबसे बड़ी घटना माना जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। 9/11 सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि अमेरिका में मंथ को डेट से पहले रखा जाता है, तो ये सितंबर 11 है, इसलिए इसका नाम दिया गया 9/11। ऑन 11 सितंबर 2001, 19 hijackers hailing from a number of Arab countries took control of 4 American commercial aircraft shortly after takeoff and flew them into important buildings in the US। 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था कि उन जो विभिन्न अरब देशों के 19 हाईजैकर्स बोल सकते हैं या अपहरणकर्ता जो थे, उन्होंने क्या किया, जो अमेरिका के व्यावसायिक विमान थे उनको हाईजैक कर लिया था और उड़ान के चंद मिनटों में ही उन्होंने क्या किया, उनकी दिशा पलट दी और जो अमेरिका की महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स थी उनकी तरफ उनको उड़ाना शुरू कर दिया। One airline each crashed into the north and south towers of the World Trade Center in New York। अब दो जो विमान थे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ टावर से टकराए थे। A third aircraft crashed into the Pentagon building in Arlington, Virginia, where the US Defense Department is headquartered। और जो तीसरा विमान था वो पेंटागन बिल्डिंग से टकराया था, जो कहाँ थी, अर्लिंगटन वर्जीनिया में थी, और वहाँ पर अमेरिका का रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर था। The fourth aircraft, presumably bound for the Capitol building of the US Congress, came down in a field in Pennsylvania। तो जो चौथा एयरक्राफ्ट था या फिर चौथा विमान था वो टकराना तो था, जो अमेरिका के कैपिटल बिल्डिंग थी, अमेरिकन कांग्रेस की कैपिटल बिल्डिंग थी, उससे टकराना था, लेकिन उसको बीच में ही मोड़ दिया गया और वो कोई पेनिसिल्वानिया के कोई एक खेत में जाकर गिर गया था। अब ये जो अटैक हुआ था अमेरिका के 4 महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स पर हुआ था, मतलब हम अमेरिका के 3 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को इसमें मान सकते हैं। फर्स्ट इकोनॉमी, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से ऑर्गेनाइज होता था। सेकेंड मिलिट्री, जहाँ पर पेंटागन बिल्डिंग थी या फिर जहाँ पर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट था वहाँ पर अटैक होना। और तीसरा जो पॉलिटिकल, जो अमेरिकन कांग्रेस का जहाँ पर कार्यालय था वहाँ पर ये अटैक होना, मतलब अमेरिका को कोई ये पूरी तरह से हिला देने वाली घटना थी। तो द अटैक्स हैव कम टू बी नोन एज 9/11। ये जो घटना थी इसको नाम क्या दिया गया, 9/11। इसके ऊपर कई तरह की जो मूवीज़ वगैरह भी बनी हुई है, तो ये आप ज़रूर देखिए। द यूएस रेस्पॉन्स टू 9/11 वॉज स्विफ्ट एंड फ्यूरियस। क्लिंटन हैड बीन सक्सीडेड इन द यूएस प्रेजिडेंसी बाय जॉर्ज डब्ल्यू बुश ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी। अब क्या हुआ था कि अमेरिका ने 9/11 जो घटना हुई थी उसके लिए एक भयानक जो तैयारी की उसके विरोध में, तो क्लिंटन हैड बीन, अब क्लिंटन के जगह जो राष्ट्रपति थे वो कौन बन गए थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के थे। अमेरिका में 2 ही पार्टीज़ है, एक डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिकन। तो हमने देखा था क्लिंटन कौन सी पार्टी के थे, डेमोक्रेटिक के थे, तो अब नई पार्टी कौन सी आ गई, रिपब्लिकन पार्टी। तो ये जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है ये जॉर्ज H.W. बुश जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके बेटे थे। As a part of its global war on terror, the US launched Operation Enduring Freedom।
अब ये जो आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध था, उसके लिए अमेरिका ने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या दिया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। मतलब जब तक हमें फ्रीडम नहीं मिल जाती इसके खिलाफ, तब तक हम इस ऑपरेशन को चलाएंगे। अगेंस्ट ऑल दीज सस्पेक्टेड टू बी बिहाइंड दिस अटैक, और ये उन सब के लिए था जो इस अटैक के पीछे थे। मेनली अलकायदा एंड तालिबान रिजाइम इन अफ़गानिस्तान। मेनली इसके पीछे किनको माना गया, अलकायदा और तालिबान, जो कहाँ पे था, अफ़गानिस्तान रिजाइम में आता था, उनको जिम्मेदार माना गया। द US फोर्सेज मेड अरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब US फोर्स ने क्या किया था, पूरे विश्व भर में इसमें गिरफ्तारियां की थी। ऑफन विदाउट द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पर्सनस बीइंग अरेस्टेड। मतलब जो लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनके जो वहाँ की सरकार थी, उनको बिना बताए ही उनकी गिरफ्तारियां करनी शुरू कर दी थी। दीज पर्सनस वर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस कंट्रीज एंड डिटेंड देम इन ए सीक्रेट प्रिजन्स। अब ये जो लोग थे, उनको पूरे विश्व भर में जो इनके सीक्रेट प्रिजन्स थे, जो सीक्रेट जेल थे, वहाँ पर उनको रखा जाता था। सम ऑफ देम वर ब्रोट टू गुएंतनामो बे, ए US नेवल बेस इन क्यूबा। कुछ को जो क्यूबा का जो अमेरिकन नौसेना का जहाँ पर बेस था गुएंतनामो में, वहाँ पर उनको रखा गया। where the prisoners did not enjoy the protection of international law or the law of their own country or that of the US। और वहाँ पर prisoners मतलब किसी तरह का लॉ enjoy नहीं कर सकते, उनको कहीं पे भी प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता था, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून का हो, या फिर उनके खुद की कंट्री का हो, या फिर खुद US का कानून हो, किसी भी तरह का लॉ का वहाँ पर पालन नहीं होता था। इवन द UN रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट अलाउड टू मीट दीज प्रिजनर्स। मतलब जो UN सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके प्रतिनिधि भी उन प्रिजनर्स, उन जो गिरफ्तार व्यक्ति थे, उनसे नहीं मिल पाते थे। द इराकी इन्वीजन, ये हुआ था 2003 में। On 19th March 2003, the US launched its invasion of Iraq under the codename Operation Iraqi Freedom। अब 19 मार्च 2003 में US ने इराक पर आक्रमण कर दिया था, और जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। मतलब हम इराक को आज़ाद स्वतंत्र कराएंगे, ये ऑपरेशन चलाया था। More than 40 other countries joined in the US-led coalition of the willing after इसमें जो US नेतृत्व में 40 दूसरी जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने US का साथ निभाया था, और ये इसका नाम उन्होंने दिया था कोलिशन ऑफ द विलिंग, आकांक्षाओं का महाजोट। आफ्टर द UN रेफ्यूज टू गिव इट्स मैंडेट टू द इन्वेजन। लेकिन जो UN था, संयुक्त राष्ट्र संघ था, उसने इस आक्रमण को करने से मना कर दिया था। जिस तरह से इस फोटो में दिखाया गया है, कि इस कार्टून में दिखाया गया है कि अमेरिका किसी की भी नहीं सुनता था, उसको जो करनी होती थी वो करता था, और दूसरे कंट्रीज़ थी वो उसको सपोर्ट करते थे। The ostensible purpose of the invasion was to prevent Iraq from developing weapons of mass destruction। अब अमेरिका ने दिखावे के लिए इसका कारण क्या बताया कि हमने इराक पर आक्रमण क्यों किया है, कि इराक है वो जो मास डिस्ट्रक्शन है, जो नरसंहार है, वैसे जो वेपन्स है वो तैयार कर रहा है, इससे जो मानव जाति है उसका नुकसान हो सकता है, इसलिए हमने इराक पर आक्रमण किया है। सिंस नो एविडेंस ऑफ WMD हैज़ बीन unearthed in Iraq, it is speculated that the invasion was motivated by other objectives such as controlling Iraqi oil fields and इंस्टॉलिंग ए रिजाइम फ्रेंडली टू द US। लेकिन ये इसका कोई प्रमाण नहीं मिला कि इराक ने जो इस तरह के हथियार बनाए हैं जो मानव के लिए नुकसानदायी हो सकते हैं। इसके पीछे अमेरिका का दूसरा ही उद्देश्य माना जाता है, जैसे इराक के जो ऑयल फील्ड्स थे उनके ऊपर अमेरिका का कब्जा करना, और अपनी मनपसंद की जो सरकार है वो इराक पर स्थापित करना। The US invasion of Iraq was in some crucial respect both a military and political failure। अब जो US का ये जो इराक पर आक्रमण था, ये जो राजनीतिक धरातल पर या फिर राजनीतिक या सैनिक रूप से इसको असफल ही माना जाता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि एज यूएस लॉस्ट ओवर 3000 मिलिट्री पर्सनल इन द वॉर एंड इराकी कैजुअलिटीज़ आर वेरी मच हायर, क्योंकि इसमें 3000 से ज़्यादा तो यूएस के जो मिलिट्री सैनिक थे वो मारे गए थे। इससे भी ज़्यादा वहाँ के जो कैजुअलिटीज़ थे, जो नागरिक थे, वो इराक के जो नागरिक थे वो ज़्यादा मारे गए थे। इस वजह से अमेरिका की बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई थी। आगे मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि आप इसमें जितने भी ऑपरेशंस आए हैं आप प्लीज़ उनको नोट डाउन ज़रूर कीजिए, उनके ईयर और किसके लिए वो चलाए गए थे, ताकि आपको जो एक सीरीज़ में वो याद रहे और उसके लिए वो घटनाएं भी आपको याद आती रहे। तो आपको कोई भी क्वेरीज, डाउट, क्वेश्चंस वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।